क्लास 11 अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत करने वाले हैं edxit.com। इस वीडियो में हम करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। बाय द वे, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने के लिए मुझे काफ़ी समय लग जाएगा। अगर आप सीधे से इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट सेक्शन को जाना चाहते हैं या फिर सीधे रिकैप या एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं चैप्टर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। इससे आप इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं और सीधे आप जिस सेक्शन को देखना चाहते हैं उस सेक्शन में जंप कर सकते हैं। Prepare a trading and profit and loss account for the year ending March 31st, 2000 XA from the balances extracted of Messrs. Rahul Sons। मार्च 31st, 2000 XA में समाप्त होने वाले साल के लिए Messrs. राहुल सन्स से एक्सट्रैक्ट किए गए बैलेंसेस को लेकर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। इसके साथ ही साथ में साल के अंत में बैलेंस शीट भी बनाना है। इन बैलेंसेस को बताने के लिए एक बैलेंसेस टेबल बनाते हैं। बाएं ओर के कॉलम्स होंगे अकाउंट टाइटल और अमाउंट इन रुपीस। इसी तरह दाएं ओर भी अकाउंट टाइटल और अमाउंट इन रुपीस कॉलम्स होंगे। और आपको इस बात को याद रखना है कि डेबिट बैलेंसेस बाएं ओर और क्रेडिट बैलेंसेस दाएं ओर होंगे। स्टॉक बैलेंस है 50,000 रुपीस। सेल्स बैलेंस है 1,80,000 रुपीस। वेजेस बैलेंस है 3,000 रुपीस। परचेजेस रिटर्न बैलेंस है 2,000 रुपीस। सैलरी बैलेंस है 8,000 रुपीस। डिस्काउंट रिसीव्ड बैलेंस है 500 रुपीस। परचेजेस बैलेंस है 1,75,000 रुपीस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बैलेंस है 2,500 रुपीस। सेल्स रिटर्न बैलेंस है 3,000 रुपीस। कैपिटल बैलेंस है 3 लाख रुपीस। सन्ड्री डेटार्स बैलेंस है 82,000 रुपीस। बिल्स पेएबल बैलेंस है 22,000 रुपीस। डिस्काउंट अलाउड बैलेंस है 1,000 रुपीस। कमीशन रिसीव्ड बैलेंस है 4,000 रुपीस। इंश्योरेंस बैलेंस है 3,200 रुपीस। रेंट बैलेंस है 6,000 रुपीस। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस बैलेंस है 4,300 रुपीस। लोन बैलेंस है 34,800 रुपीस। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स बैलेंस है 20,000 रुपीस। ट्रेड एक्सपेंसेस बैलेंस है 1,500 रुपीस। बैड डेट्स बैलेंस है 2,000 रुपीस। ड्राइंग्स बैलेंस है 32,000 रुपीस। रिपेयर एंड रिन्यूअल्स बैलेंस है 1,600 रुपीस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बैलेंस है 4,200 रुपीस। पोस्टेज बैलेंस है 300 रुपीस। टेलीग्राम एक्सपेंसेस बैलेंस है 200 रुपीस। लीगल फीस है 500 रुपीस। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस है 50,000 रुपीस। बिल्डिंग बैलेंस है 1,10,000 रुपीस। अब सारे डेबिट बैलेंसेस का टोटल है 5,51,800 रुपीस। इसी तरह सारे क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल है 5,51,800 रुपीस। इस प्रॉब्लम में इन बैलेंसेस के साथ में थोड़े एडजस्टमेंट्स भी दिए गए हैं। पहला एडजस्टमेंट है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 रुपीस, यानी कि एडवांस में मिला हुआ कमीशन है 1,000 रुपीस।
दूसरा एडजस्टमेंट है रेंट रिसीवेबल इज 2000 रुपीज। तीसरा एडजस्टमेंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग इज 1000 रुपीज, यानी कि 1000 रुपीज की सैलरी को देना अभी भी बाकी है। इंश्योरेंस प्रीपेड इज 800 रुपीज, यानी कि 800 रुपीज का इंश्योरेंस पहले ही पे कर दिया है। चौथा एडजस्टमेंट है फर्दर बैड डेट्स आर 1000 रुपीज एंड, यानी कि 1000 रुपीज के बराबर के और भी एक्स्ट्रा बैड डेट्स है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटार्स एंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है डेटार्स पर 5% के बराबर का। डिस्काउंट ऑन डेटार्स एट द रेट ऑफ 2%, डेटार्स पे डिस्काउंट रेट है 2%। The fifth adjustment is related to the closing stock which is 32,000 rupees. पांचवा एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक से ताल्लुक है और यह है 32,000 रुपीज के बराबर का। The sixth adjustment is related to the depreciation on building at the rate of 6% per annum. छठवां एडजस्टमेंट बिल्डिंग के डिप्रिसिएशन से ताल्लुक है और डिप्रिसिएशन का रेट है 6% सालिना। इस प्रॉब्लम के एनालिसिस करने से पहले हम अलग अलग एडजस्टमेंट्स को ट्रीट करने के तरीके का कुछ रिकैप करेंगे। यहाँ हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। इसमें आइटम के लिए एक कॉलम रखते हैं। जब ये वक्त से पहले ही यानी कि एडवांस में हो जाए तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट करने का तरीका बताने के लिए एक कॉलम और बैलेंस शीट में ट्रीट करने का तरीका बताने के लिए एक कॉलम बनाएंगे। जब ये आइटम आउटस्टैंडिंग या बाकी हो जाए या फिर अक्रूड या जमा हो जाए तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट करने का तरीका बताने के लिए एक कॉलम और बैलेंस शीट में ट्रीट करने का तरीका बताने के लिए एक और कॉलम बनाएंगे। और अगर ये एक्सपेंस एडवांस में पे किया गया है तो ये पेमेंट आने वाले अकाउंटिंग पीरियड या नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए होगा। मेरा मतलब है कि ये इस अकाउंटिंग पीरियड यानी कि करेंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं होगा। सो इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट ये होता है कि ये एक्सपेंस को लेस करेगा। अब क्योंकि ये एक्सपेंस को एडवांस में पे किया है, इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पर बताएंगे। उसी तरह अगर ये एक्सपेंस अभी भी बाकी है, हम इसको पहले से ही मौजूद एक्सपेंस से मिलाकर या ऐड कर बताना है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि इस एक्सपेंस का पेमेंट अभी भी बाकी है। पेमेंट ना करने के बावजूद हम इसको इस अकाउंटिंग पीरियड यानी कि करेंट अकाउंटिंग पीरियड का पेमेंट मानेंगे, इसलिए इसको एक्सपेंसेस में ऐड करना चाहिए। अब क्योंकि ये एक्सपेंस अभी भी पे नहीं किया है, इसको लायबिलिटी मानकर ट्रीट करेंगे और इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के साइड में बताएंगे। उसी तरह अगर हम इनकम को कंसिडर करेंगे तो अगर ये इनकम एडवांस में पाया गया है, इसको इस अकाउंटिंग पीरियड का इनकम नहीं मानना चाहिए। क्योंकि ये इनकम एडवांस में मिला है, इसको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का इनकम मानना है, इसलिए ये इस अकाउंटिंग पीरियड में कमाए गए रेवेन्यू को लेस करेगा। और क्योंकि ये रेवेन्यू एडवांस में मिला है, मेरा मतलब रेवेन्यू गुड्स या सर्विसेज देने से पहले ही मिला है, हम इसको इस अकाउंटिंग पीरियड में एक लायबिलिटी मानकर ट्रीट करना चाहिए। उसी तरह अगर कोई रेवेन्यू जमा हो गया है, यानी कि कुछ रेवेन्यू हमारे पास अभी भी आया नहीं, ऐसे रेवेन्यू को हम इस अकाउंटिंग पीरियड या करेंट अकाउंटिंग पीरियड का रेवेन्यू मानेंगे और इसको पहले से ही कमाए गए रेवेन्यू को ऐड करना चाहिए। उसी तरह इसको बैलेंस शीट में एसेट्स के साइड पर बताएंगे। इस जानकारी के साथ चलो अब हम इस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए पूछा गया है। इसके साथ हमें बैलेंस शीट को भी प्रिपेयर करना है। इसके साथ इस प्रॉब्लम में कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए गए हैं। पहला एडजस्टमेंट है एडवांस में लिया हुआ कमीशन है। हम इसको कमीशन रिसीव्ड के साथ कंसिडर करना चाहिए, इसलिए कमीशन रिसीव्ड के बैलेंस को एडजस्टमेंट नंबर 1 के साथ मार्क करते हैं। ये मार्किंग्स हमें इन बैलेंसेस से संबंधित एडजस्टमेंट्स भूले बगैर याद रखने में मदद करेंगे। अब हमारा दूसरा एडजस्टमेंट रेंट रिसीवेबल से संबंधित है। इसको हम रेंट रिसीव्ड के बैलेंस के साथ हैंडल करेंगे, इसलिए रेंट से संबंधित बैलेंस को एडजस्टमेंट 2 के साथ मार्क करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे ट्रायल बैलेंस के बाएं ओर भी एक रेंट है। क्या आप बता सकते हैं कि हम सिर्फ दाएं ओर के बैलेंस को इस एडजस्टमेंट के साथ मार्क किया है? वो इसलिए कि ये साफ साफ कहा गया कि ये एडजस्टमेंट रेंट रिसीवेबल से संबंधित है, इसलिए ये रेवेन्यू साइड वाले रेंट से संबंधित है।
अगर ये दिया होता कि ये आउटस्टैंडिंग रेंट है तो हम इसको एक्सपेंसेस साइड वाले रेंट से संबंधित करेंगे। एनीवे, ये मैं सिर्फ आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अब हमारा तीसरा एडजस्टमेंट सैलरी आउटस्टैंडिंग से संबंधित है। इसलिए चलो सैलरी एक्सपेंस के बैलेंस को बाय और एडजस्टमेंट नंबर 3 के साथ मार्क करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 में ये भी दिया है कि प्रीपेड इंश्योरेंस 800 रुपीज़ है। सो इंश्योरेंस के बैलेंस को भी एडजस्टमेंट नंबर 3 के साथ मार्क करते हैं। अब हमारे फोर्थ एडजस्टमेंट में कई डेब्टर से संबंधित एडजस्टमेंट दिए गए हैं। इसमें पहला एडजस्टमेंट फर्दर बैड डेट से संबंधित है। हम इस एडजस्टमेंट को डेटर एसेट डील करते समय एडजस्ट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स को डील करते समय भी हैंडल करेंगे। दूसरा एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से संबंधित है। यह एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में डेटर्स को एडजस्ट करेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स को एडजस्ट करेगा। जब भी हम डाउटफुल डेट्स के लिए एक नया प्रोविजन बनाते हैं, उसी समय हमें ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी कंसिडर करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट डिस्काउंट ऑन डेब्टर से संबंधित है। ध्यान दें कि ये अपने आप में एक अलग एक्सपेंस है और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसिडर करना चाहिए और इसका प्रभाव बैलेंस शीट में डेटर्स पर भी होता है। हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक से संबंधित है, इसलिए हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट के रेवेन्यू साइड दिखाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, और हमें इसको बैलेंस शीट के असेट साइड पर भी बताना चाहिए। हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट बिल्डिंग के डिप्रिसिएशन से संबंधित है। जैसे कि आप जानते हैं, डिप्रिसिएशन एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और हमें इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड पर बताना चाहिए। और क्योंकि हम इस डिप्रिसिएशन को बिल्डिंग पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हमें इस डिप्रिसिएशन को बैलेंस शीट में बिल्डिंग के बुक वैल्यू से घटाकर बताना चाहिए। इस इन्फॉर्मेशन के साथ चलो अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। इसमें सबसे पहले टाइटल लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिसेस राहुल सन्स फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2000 इसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड को डिजिग्नेट करने के लिए डीआर और सीआर हेडर्स लिखेंगे। अब डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस या लॉसेस और अमाउंट इन रुपीस के लिए अलग अलग कॉलम्स बनाएंगे। उसी तरह हम क्रेडिट साइड पे रेवेन्यू और गेन्स और अमाउंट इन रुपीस के लिए अलग अलग कॉलम्स बनाएंगे। आप इस बात को ध्यान में रखें कि हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए अलग अलग अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम इन दोनों अकाउंट्स को मिलाकर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम का एक ही अकाउंट बनाएंगे। अब हम ट्रायल बैलेंस में दिए गए एक एक बैलेंस को डील करेंगे। सबसे पहले जिस बैलेंस से हमें डील करना है वो है स्टॉक। ये तो कुछ और नहीं बल्कि ओपनिंग स्टॉक है। अब हमारा ओपनिंग स्टॉक है 50,000 रुपीज़ के बराबर का। जैसे कि आप जानते हैं, अकाउंटिंग पीरियड के शुरुआत में ये ओपनिंग स्टॉक एक करंट असेट होता है। अब जैसे जैसे बिजनेस गुड्स को सेल करना स्टार्ट करता है तो ये ओपनिंग स्टॉक एक एक्सपेंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाता है। क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि बेचे हुए गुड्स की कीमत को बताता है, हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में कंसिडर करना चाहिए। तो चलो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का कॉलम एक्सपेंसेस या लॉसेस में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीज़ को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। स्टॉक के बाद हम परचेज बैलेंस को हैंडल करना है। हमारे ट्रायल बैलेंस में 1,75,000 रुपीज़ के बराबर के परचेज है। एक और बात आप ध्यान में रखना है कि हम परचेज के साथ परचेज रिटर्न्स को भी हैंडल करना चाहिए। कभी कभी परचेज रिटर्न्स को रिटर्न्स आउटवर्ड्स के नाम से भी दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, परचेज रिटर्न्स 2,000 रुपीज़ के बराबर के हैं। हम इन दोनों बैलेंसेस को एक साथ हैंडल करेंगे। आपको ये रूल याद रखना है कि परचेज को हैंडल करते समय हमें परचेज रिटर्न्स या रिटर्न्स आउटवर्ड्स को भी डील करना चाहिए। तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज और इन परचेज का बैलेंस 1,75,000 रुपीज़ को लिखते हैं। अब हम परचेजेस में से परचेज रिटर्न्स को घटाना है, इसलिए हम लेस परचेज रिटर्न्स लिखेंगे। उसके बाद इन परचेज रिटर्न्स का बैलेंस अमाउंट 2,000 रुपीज़ को लिखेंगे। अब 1,75,000 रुपीज़ से 2,000 रुपीज़ को घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 1,73,000 रुपीज़।
इस अमाउंट को अमाउंट कॉलम में लिखना है। इसके बाद हम दिए हुए बैलेंसेस से सेल्स जिसका बैलेंस अमाउंट है 1,80,000 रुपीज़ को डील करेंगे। परचेज की तरह हम सेल्स को डील करते समय साथ ही साथ में सेल्स रिटर्न्स को भी डील करना चाहिए। कभी कभी सेल्स रिटर्न्स बैलेंस रिटर्न्स इनवर्ड्स के नाम से भी दिया जाता है। तो हमें दिए गए ट्रायल बैलेंस में सेल्स रिटर्न्स बैलेंस है 3,000 रुपीज़। तो चलो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सेल्स लिखते हैं और इसका बैलेंस अमाउंट है 1,80,000 रुपीज़। अब हम इन सेल्स से सेल्स रिटर्न्स को घटाएंगे, इसलिए लेस सेल्स रिटर्न्स लिखते हैं और इस सेल्स रिटर्न्स बैलेंस का अमाउंट है 3,000 रुपीज़। अब 1,80,000 रुपीज़ के सेल्स से अगर हम 3,000 रुपीज़ को घटाएंगे तो हमें 1,77,000 रुपीज़ मिलते हैं। हम इस अमाउंट को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डील करने वाला नेक्स्ट आइटम है वेजेस, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस कॉलम में वेजेस लिखेंगे और इसका अमाउंट 3,000 रुपीज़ को अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। अब हम इन सारे बैलेंसेस को एक बार स्कैन करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि अब हमें ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करने के लिए कोई भी बैलेंस बचा नहीं है। इसलिए सबसे आखिर वाला एंट्री जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हैंडल करना चाहिए वो है क्लोजिंग स्टॉक। जैसा कि हमने एडजस्टमेंट में पहले ही डिस्कस किया है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट है 32,000 रुपीज़। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के रेवेन्यू साइड पर हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे और इस क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस है 32,000 रुपीज़। अब क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करने के लिए कोई और एंट्री नहीं है, चलो अब टोटल्स करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड का टोटल है 2,26,000 रुपीज़। उसी तरह ट्रेडिंग अकाउंट के रेवेन्यू साइड का टोटल है 2,09,000 रुपीज़। अब एक्सपेंसेस साइड वाले टोटल 2,26,000 रुपीज़ से रेवेन्यू साइड वाले टोटल 2,09,000 रुपीज़ को घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 17,000 रुपीज़। अब जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस साइड का टोटल रेवेन्यू साइड के टोटल से भी ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि इस अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस को ग्रॉस लॉस हुआ है। हमें इस ग्रॉस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी डाउन करना चाहिए और क्योंकि ये अमाउंट एक डेबिट बैलेंस है, हम इसको कैरी डाउन करने वाली एंट्री क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। इसलिए क्रेडिट साइड पर ग्रॉस लॉस कैरी डाउन लिखते हैं। इसके साथ ग्रॉस लॉस अमाउंट 17,000 रुपीज़ को भी क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 2,26,000 रुपीज़ और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 2,26,000 रुपीज़। इसका मतलब यह है कि ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस हो गया है। अब ट्रेडिंग अकाउंट को कंप्लीट करने के बाद हमें ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस के बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाना चाहिए। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट है तो हम इसको क्रेडिट साइड पर ब्रिंग डाउन करेंगे। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस है तो हम इसको डेबिट साइड पर ब्रिंग डाउन करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस लॉस है, चलो इसको डेबिट साइड पर ब्रिंग डाउन करते हैं। इसलिए चलो सबसे पहले डेबिट साइड पर लिखते हैं ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन और इस ग्रॉस लॉस अमाउंट है 17,000 रुपीज़। आप इस बात को ध्यान रखें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा सबसे पहला एंट्री होगा ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस एंट्री के बाद चलो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करने के लिए ट्रायल बैलेंस में दूसरा बैलेंस कौन सा है। जैसे कि आप गेस कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करने के लिए दूसरा एंट्री है सैलरी और इसका बैलेंस है 8,000 रुपीज़। आप इस बात को नोट करें कि जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, हमें सैलरी में कुछ एडजस्टमेंट करना है और ये एडजस्टमेंट कहता है कि 1,000 रुपीज़ के बराबर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है। इसके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगे सैलरी अकाउंट में डेबिट और आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में क्रेडिट। अब क्योंकि सैलरी एक एक्सपेंस है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी एक्सपेंस के साथ ऐड करना चाहिए और ये नया अकाउंट जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ के ओर दिखाना चाहिए। इस जानकारी के साथ चलो अब सैलरी से संबंधित पोस्टिंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करते हैं। पहले एक्सपेंसेस साइड पर सैलरी लिखेंगे
उसके बाद हम उसका बैलेंस अमाउंट 8000 रुपीज़ को लिखेंगे। अब जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है, हमें इस सैलरी को ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके बाद चलो लिखते हैं इस आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट 1000 रुपीज़। अब अगर हम 8000 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ को ऐड करेंगे तो हमें मिलते हैं 9000 रुपीज़। हम इस अमाउंट को अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। इसके साथ हमने सैलरी से संबंधित पोस्टिंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करने का काम पूरा कर दिया है। चलो अब ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट एंट्री को हैंडल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एंट्री डिस्काउंट रिसीव्ड से संबंधित है और इसका बैलेंस है 500 रुपीज़। जैसा कि आप जानते हैं, ये डिस्काउंट रिसीव्ड एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्ट करना चाहिए। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड और उसका क्रेडिट अमाउंट 500 रुपीज़ को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने डिस्काउंट रिसीव्ड से संबंधित पोस्टिंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। चलो अब ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट एंट्री को हैंडल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से संबंधित है, लेकिन क्योंकि हम इसको बैड डेट्स के साथ पोस्ट करना है, हम इसे बैड डेट्स के साथ ही साथ में हैंडल करेंगे। इसलिए नेक्स्ट एंट्री जिसे हम डील करना चाहिए वो है कैपिटल। जैसा कि आप जानते हैं, कैपिटल को बैलेंस शीट में बताना चाहिए, इसलिए हम कैपिटल को बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय हैंडल करेंगे। इसलिए चलो देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी नेक्स्ट एंट्री है सन्ड्री डेटर्स और जैसा कि आप जानते हैं, हमें सन्ड्री डेटर्स को बैलेंस शीट में बताना है, इसलिए इसको छोड़कर नेक्स्ट एंट्री क्या है देखते हैं। हमारा नेक्स्ट बैलेंस है बिल्स पेएबल। जैसा कि आप जानते हैं, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड पर जाएगा, इसलिए नेक्स्ट एंट्री जिसे हम कंसिडर करना चाहिए वो है डिस्काउंट अलाउड। ध्यान दें कि ये डिस्काउंट अलाउड है। इस डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट रिसीव्ड के साथ कंफ्यूज मत होना। डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है और डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है। हमें इस बात की साफ साफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब हमें यहाँ दिया है कि डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस 1000 रुपीज़ है। इसे पोस्ट करने के लिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस या डेबिट साइड पर डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे। उसके बाद इसका अमाउंट 1000 रुपीज़ को डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। इसके साथ हमने डिस्काउंट अलाउड बैलेंस से संबंधित पोस्टिंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। चलो अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट एंट्री क्या है। ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट एंट्री है कमीशन रिसीव्ड और इसका बैलेंस अमाउंट है 4000 रुपीज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कमीशन रिसीव्ड के साथ कुछ एडजस्टमेंट है कहकर मार्क किया है। तो चलो देखते हैं ये एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट्स में ये दिया गया है कि 1000 रुपीज़ का कमीशन एडवांस में मिला है। जैसा कि आप जानते हैं, एडवांस में मिला हुआ कमीशन आने वाले अकाउंटिंग पीरियड से संबंधित है, इसलिए हमें इस अमाउंट को इस अकाउंटिंग पीरियड के कमीशन रिसीव्ड से 1000 रुपीज़ के बराबर घटाना है। जैसा कि आप जानते हैं, कमीशन रिसीव्ड एक रेवेन्यू है। रेवेन्यू की कमी को पोस्ट करने का ये रूल है कि हम उस रेवेन्यू अकाउंट को डेबिट करना है। इस रूल के अनुसार हमें यहाँ पर कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को डेबिट करना है। साथ ही साथ में क्योंकि ये कमीशन एडवांस में मिला है, ये बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है और इसको कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम का एक नया अकाउंट में पोस्ट करना चाहिए। अब क्योंकि कमीशन रिसीव्ड एक रेवेन्यू है, हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू साइड पर पोस्ट करना चाहिए और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एक लायबिलिटी है, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय हैंडल करेंगे। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रेवेन्यूज या क्रेडिट साइड पर सबसे पहले लिखते हैं कमीशन रिसीव्ड और इस कमीशन रिसीव्ड का बैलेंस 4000 रुपीज़। अब जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है, हमें लेस करना है एडवांस कमीशन को और इसका अमाउंट है 1000 रुपीज़। हम इस अमाउंट को कमीशन रिसीव्ड अमाउंट से घटाना है। अब 4000 रुपीज़ से अगर हम 1000 रुपीज़ को घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 3000 रुपीज़। हमें इस अमाउंट को अमाउंट कॉलम में लिखना चाहिए। इसके साथ हमने कमीशन रिसीव्ड से संबंधित पोस्टिंग्स को पोस्ट कर दिया है। चलो अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट एंट्री क्या है। ट्रायल बैलेंस में हम डील करने वाली नेक्स्ट एंट्री इंश्योरेंस से संबंधित है और उसका बैलेंस अमाउंट है 3200 रुपीज़। जैसा कि हमने इस बैलेंस को मार्क किया है, हम इंश्योरेंस बैलेंस को कुछ एडजस्ट करना है। चलो देखते हैं इसका एडजस्टमेंट क्या है।
हमें एडजस्टमेंट्स में ये दिया है कि इंश्योरेंस प्रीपेड 800 रुपीज़ है। जैसा कि हम जानते हैं इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है। जब हम इस इंश्योरेंस को एडवांस में पे करते हैं तो ये पेमेंट इस अकाउंटिंग पीरियड से संबंधित नहीं होता है, क्योंकि इसको एडवांस में पे किया है ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से संबंधित होता है ना। इसलिए हम इस प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट को इस अकाउंटिंग पीरियड के इंश्योरेंस एक्सपेंस से घटाना है। जैसा कि आप जानते हैं एक्सपेंसेस की कमी को पोस्ट करने का रूल यह है कि उस एक्सपेंसेस अकाउंट को क्रिएट करना है। इस रूल के अनुसार हम इंश्योरेंस अकाउंट को क्रिएट करना चाहिए। साथ ही साथ में क्योंकि इस इंश्योरेंस अमाउंट को एडवांस में पे किया है, इसको प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट में ऐड या डेबिट करना है। अब क्योंकि इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करेंगे। और क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट माना जाता है, हम इसे बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय बैलेंस शीट के एसेट साइड पर पोस्ट करेंगे। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड पर सबसे पहले लिखते हैं इंश्योरेंस, और इस इंश्योरेंस अमाउंट है 3200 रुपीज़। हम इस इंश्योरेंस अमाउंट से लेस करना है प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से संबंधित है और इसका अमाउंट है 800 रुपीज़। अब 3200 रुपीज़ से अगर हम 800 रुपीज़ को घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 2400 रुपीज़। हम इस अमाउंट को अमाउंट कॉलम में लिखना चाहिए। इसके साथ हमने इंश्योरेंस से संबंधित एंट्रीज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। चलो अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट एंट्री क्या है। ट्रायल बैलेंस में हम डील करने वाली नेक्स्ट एंट्री रेंट रिसीव्ड से संबंधित है और इसका बैलेंस है 6000 रुपीज़। जैसा कि आप देख सकते हैं हम ये मार्क किया है कि रेंट से संबंधित कुछ एडजस्टमेंट है। इस रेंट से संबंधित एडजस्टमेंट एंट्री में ये दिया है कि रेंट रिसीवेबल 2000 रुपीज़ है, यानी कि ये अक्रूड रेंट है। इसका मतलब ये है कि हमें अभी भी ये रेंट मिला नहीं, लेकिन फिर भी ये करेंट अकाउंटिंग पीरियड से संबंधित है, इसलिए हम इस अमाउंट को रेंट रिसीव्ड रेवेन्यू को ऐड करेंगे। यानी कि यहाँ पर रेंट रेवेन्यू बढ़ रहा है। रेंट में बढ़ोतरी को पोस्ट करने का रूल यह है कि हमें उस रेवेन्यू अकाउंट को क्रिएट करना है, इसलिए यहाँ पर हमें रेंट अकाउंट को क्रिएट करना चाहिए। साथ ही साथ में क्योंकि ये रेंट अभी भी हमें मिला नहीं है, हमें अक्रूड रेंट अकाउंट को डेबिट करना है। अब क्योंकि रेंट एक रेवेन्यू है, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रेवेन्यू या क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। और क्योंकि अक्रूड रेंट एक एसेट है, इसे बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते समय एसेट साइड पर बताएंगे। तो इस जानकारी के साथ चलो इस रेंट से संबंधित एंट्रीज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यूज यानी कि क्रेडिट साइड पर रेंट लिखते हैं और इस रेंट का बैलेंस अमाउंट है 6000 रुपीज़। इस रेंट अमाउंट को हमें ऐड करना है अक्रूड रेंट, क्योंकि ये रेंट रिसीवेबल इस अकाउंटिंग पीरियड से संबंधित है। इस अक्रूड रेंट अमाउंट है 2000 रुपीज़। अब हम इन 6000 रुपीज़ और 2000 रुपीज़ को ऐड करेंगे तो हमें मिलते हैं 8000 रुपीज़। इस अमाउंट को अमाउंट कॉलम में लिखना है। इसके साथ हमने रेंट से संबंधित एंट्रीज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। चलो अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट एंट्री क्या है। ट्रायल बैलेंस में हमें डील करने वाली नेक्स्ट एंट्री रेंट रेट्स एंड टैक्सेस से संबंधित है और इसका बैलेंस है 4300 रुपीज़। ये एक एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस या डेबिट साइड पर पोस्ट करेंगे। एक्सपेंसेस या डेबिट साइड पर सबसे पहले लिखते हैं रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। इसके बाद इसका डेबिट बैलेंस अमाउंट 4300 रुपीज़ को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने रेंट रेट्स एंड टैक्सेस से संबंधित एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। चलो अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट एंट्री क्या है। ट्रायल बैलेंस में हम डील करने वाली नेक्स्ट एंट्री लोन से संबंधित है और इसका बैलेंस अमाउंट है 34,800 रुपीज़। लोन को बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड पर बताना है, इसलिए इसको बैलेंस शीट बनाते समय हैंडल करेंगे। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। ये तो एक एसेट है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पर बताना है, इसलिए इसको भी बैलेंस शीट बनाते समय हैंडल करेंगे। हमारी नेक्स्ट एंट्री है ट्रेड एक्सपेंसेस और इसका बैलेंस है 1500 रुपीज़। वैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ट्रेड एक्सपेंसेस नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। इस बैलेंस का नाम ट्रेड एक्सपेंसेस होने के बावजूद इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताएंगे, ट्रेड अकाउंट में नहीं। इस जानकारी के साथ चलो हम इस बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करते हैं।
सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस या डेबिट साइड पर ट्रेड एक्सपेंसेस लिखते हैं। उसके बाद इसका बैलेंस अमाउंट 1500 रुपीज़ को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने ट्रेड एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। चलो अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट एंट्री क्या है। ट्रायल बैलेंस में हम डील करने वाली नेक्स्ट एंट्री बैड डेब्ट से संबंधित है और उसका बैलेंस अमाउंट है 2000 रुपीज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पहले ही मार्क किया है कि बैड डेट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स करना चाहिए। चलो अब देखते हैं इसके एडजस्टमेंट्स क्या है। इन एडजस्टमेंट्स में ये दिया है कि फर्दर बैड डेट्स 1000 रुपीज़ के बराबर के है। ये फर्दर बैड डेट्स कुछ और नहीं बल्कि और थोड़े ज़्यादा बैड डेट्स है। इसलिए हम इन फर्दर बैड डेट्स को पहले से ही मौजूद बैड डेट्स को ऐड करना है। जैसा कि आप जानते हैं, बैड डेट्स बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं। बिजनेस के एक्सपेंसेस या लॉसेस को रिकॉर्ड करने का रूल यह है कि इन एक्सपेंसेस या लॉसेस को डेबिट करना है। इस केस में हमें बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करना है। साथ ही साथ में, क्योंकि ये बैड डेट्स ऐसे डेट्स है जिससे अमाउंट वापस नहीं पाया जाता, ये बैड डेट्स डेटर्स एसेट को कम करते हैं और एसेट्स की कमी को रिकॉर्ड करने का रोल यह है कि उस एसेट्स अकाउंट को क्रिएट करना। इस केस में हम डेटर्स अकाउंट को क्रिएट करना चाहिए। अब क्योंकि ये बैड डेट्स लॉसेस है, इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस या लॉसेस के साइड पर बताना चाहिए। और क्योंकि डेटर्स एसेट्स है, डेटर्स एसेट्स की कमी को बैलेंस शीट बनाते समय एसेट्स साइड पर बताना चाहिए। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए भी कुछ एडजस्टमेंट करना है। लेकिन अब तक पाई गई जानकारी के साथ पहले हम बैड डेट से संबंधित बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करेंगे और उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डील करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस या डेबिट साइड पर बैड डेट्स लिखते हैं और उसका बैलेंस अमाउंट 2000 रुपीज़ को भी लिखते हैं। अब इन बैड डेट्स को हमें ऐड करना है फर्दर बैड डेट्स और इनका अमाउंट है 1000 रुपीज़। इसके साथ हमने बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स से संबंधित पोस्टिंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट कर दिया है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले तय किया है। चलो अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डील करते हैं। अब इन एडजस्टमेंट्स में ये दिया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर्स के 5% समान है। हमें ये दिया है कि डेटर्स बैलेंस 82,000 रुपीज़ है। हमें ये भी पता है कि फर्दर बैड डेट्स 1000 रुपीज़ के बराबर है। तो इस जानकारी के साथ हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करेंगे। चलो वर्किंग नोट्स में सब हेडिंग लिखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ताकि ये पता चले कि आगे वाला कैलकुलेशन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से संबंधित है। अब डेटर्स अमाउंट है 82,000 रुपीज़, फर्दर बैड डेट्स है 1000 रुपीज़ के बराबर। 82,000 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 81,000 रुपीज़। इसका मतलब यह है कि बिजनेस इन 81,000 रुपीज़ के बराबर के डेटर्स पर प्रोविजन बना सकता है। आप ये बात ध्यान में रखें कि हम फर्दर बैड डेट्स पर प्रोविजन निकाल नहीं सकते। फर्दर बैड डेट्स का मतलब यह है कि ये कंफर्म हो चुका कि डेटर्स अमाउंट पे नहीं करेंगे, इसलिए हम इन डेटर्स पर प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे। हमें डेटर्स से फर्दर बैड डेट्स को घटाकर बाकी डेटर्स पर प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए। अब इन एडजस्टमेंट्स में ये दिया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर्स के 5% के बराबर के हैं, इसलिए हम इन 81,000 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 5/100 से। इससे हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू मिल जाती है। 100 के 2 ज़ीरोस को 81,000 रुपीज़ के 2 ज़ीरोस के लिए कैंसिल करते हैं। अगर हम बचे हुए 810 रुपीज़ को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 4050 रुपीज़। ये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और इसके एंट्रीज होंगे बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करना और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को क्रेडिट करना। अब ये बैड डेट्स बिजनेस के लिए लॉसेस हैं और इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लॉसेस या डेबिट साइड पर बताना चाहिए। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, इसलिए ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पर और हम इसको डेटर्स अमाउंट से घटाएंगे, लेकिन हम इसे बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते समय हैंडल करेंगे। इस जानकारी के साथ इस नए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताने के लिए चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ऐड न्यू प्रोविजन, क्योंकि हमें इस नए प्रोविजन को बैड डेट्स को ऐड करना है।
और इसका बैलेंस अमाउंट है 4050 रुपीज़। अब हमें एक और बात कंसिडर करना है, वो ये है कि जब भी हम बैड डेट्स को नया प्रोविज़न ऐड करेंगे उसी समय हम ओल्ड प्रोविज़न को घटाना चाहिए। अब ट्रायल बैलेंस में ये दिया है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस है 2500 रुपीज़। ये कुछ और नहीं बल्कि ओल्ड प्रोविज़न है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें बैड डेट से लेस करना है ओल्ड प्रोविज़न और इसका अमाउंट है 2500 रुपीज़। अब 2000 रुपीज़ के बराबर के बैड डेट्स को अगर हम 1000 रुपीज़ के बराबर के फर्दर बैड डेट्स और 4050 रुपीज़ के बराबर का न्यू प्रोविज़न ऐड करेंगे और 2500 रुपीज़ के बराबर का ओल्ड प्रोविज़न घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 4550 रुपीज़। हम इस अमाउंट को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब बैड डेट से संबंधित एंट्रीज को हैंडल करने के बाद हमें डिस्काउंट ऑन डेटर्स को हैंडल करना है। आप ये बात ध्यान में रखें कि पिछले दो एंट्रीज के खिलाफ जो बैड डेट से संबंधित लॉसेस है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स एक एक्सपेंस है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग से ट्रीट करना चाहिए, बैड डेट्स के साथ नहीं। अब इन एडजस्टमेंट्स में ये दिया है कि डेटर्स पर डिस्काउंट 2% है, इसलिए चलो हम डेटर्स पर डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात की जानकारी होनी चाहिए। हमें डिस्काउंट को सिर्फ उन डेटर्स को देना है जिससे बिजनेस को अमाउंट वापस मिलने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि हम डेटर्स से फर्दर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को घटाकर बचे हुए डेटर्स पर डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। इस जानकारी के साथ चलो अब डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स का हेडर। अब इस प्रॉब्लम में ये दिया है कि डेटर्स 82,000 रुपीज़ के बराबर के हैं, फर्दर बैड डेट्स 1000 रुपीज़ के बराबर के हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4050 रुपीज़ के बराबर का है। 82,000 रुपीज़ से अगर हम 1000 रुपीज़ और 4050 रुपीज़ घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 76,950 रुपीज़। ये वो अमाउंट है जो डेटर्स से वापस वसूल किया जा सकता है। आप एक और बात ध्यान दें कि हम यहाँ पर बैड डेट्स को कंसिडर नहीं किया है। ट्रायल बैलेंस में दिया गया डेटर्स बैलेंस डेटर्स से बैड डेट्स को घटाने के बाद ही दिया जाता है, इसलिए हम बैड डेट्स को डेटर्स से फिर से नहीं घटाना चाहिए। डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ फर्दर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स घटाना है। अब क्योंकि हमें दिया गया है कि डेटर्स पर डिस्काउंट 2% है, हम इन 76,950 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 2/100 से। 76,950 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1,53,900 मिलते हैं। हमारा डिनोमिनेटर है 100। अब न्यूमरेटर के दो जीरोस को डिनोमिनेटर के दो जीरोस के साथ कैंसिल करते हैं तो हमें मिलते हैं 1,539 रुपीज़। हमें डेटर्स को इतना डिस्काउंट देना है। अब डिस्काउंट एक एक्सपेंस है, इसलिए हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। उसी समय जब हम डेटर्स को डिस्काउंट देते हैं तो ये डिस्काउंट डेटर्स के पास से वसूल होने वाले अमाउंट को कम कर देता है। इसी कारण हमें डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। अब क्योंकि डिस्काउंट ऑन डेटर्स एक एक्सपेंस है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर बताएंगे। और क्योंकि डेटर्स बिजनेस के लिए एसेट है, इन एसेट्स की कमी को बैलेंस शीट में बताना चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम इस एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करते हैं और डेटर्स को बैलेंस शीट को हैंडल करते समय डील करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड पर डिस्काउंट ऑन डेटर्स लिखेंगे। उसके बाद इन डिस्काउंट ऑन डेटर्स अमाउंट 1,539 रुपीज़ को अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। इसके साथ हमने डिस्काउंट ऑन डेटर्स से संबंधित पोस्टिंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। चलो अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट एंट्री क्या है। हमारा नेक्स्ट बैलेंस ड्राइंग्स से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं ड्राइंग्स कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट है, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में बताना चाहिए। इसलिए इसको छोड़कर नेक्स्ट बैलेंस क्या है देखते हैं। हमारा नेक्स्ट बैलेंस रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स से संबंधित है और इसका बैलेंस अमाउंट है 1,600 रुपीज़। चलो इस बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के एक्सपेंसेस कॉलम में रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स लिखते हैं।
उसके बाद इसका बैलेंस अमाउंट 1600 रुपीज़ को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने रिपेयर्स एंड रेन्यूअल से संबंधित बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। चलो अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट एंट्री क्या है। हमारा नेक्स्ट बैलेंस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से संबंधित है और इसका बैलेंस अमाउंट है 4200 रुपीज़। चलो हम इस बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस कॉलम में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं। उसके बाद इसका बैलेंस अमाउंट 4200 रुपीज़ को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से संबंधित बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। चलो अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट एंट्री क्या है। हमारा नेक्स्ट बैलेंस पोस्टेज से संबंधित है और उसका बैलेंस अमाउंट है 300 रुपीज़। जैसा कि आप जानते हैं पोस्टेज एक एक्सपेंस अकाउंट है, इसलिए इस बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करना चाहिए। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस कॉलम में पोस्टेज लिखते हैं। उसके बाद इस पोस्टेज का बैलेंस अमाउंट 300 रुपीज़ को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने पोस्टेज से संबंधित पोस्टिंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। चलो अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट एंट्री क्या है। हमारा नेक्स्ट बैलेंस टेलीग्राम एक्सपेंसेस से संबंधित है और इसका बैलेंस अमाउंट है 200 रुपीज़। पिछले बैलेंस की तरह ये भी एक एक्सपेंस बैलेंस है, इसलिए हम इस बैलेंस को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस कॉलम में टेलीग्राम एक्सपेंसेस लिखते हैं। उसके बाद इन टेलीग्राम एक्सपेंसेस का बैलेंस अमाउंट 200 रुपीज़ को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने टेलीग्राम एक्सपेंसेस से संबंधित बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। चलो अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट एंट्री क्या है। हमारा नेक्स्ट बैलेंस लीगल फीस से संबंधित है और इसका बैलेंस अमाउंट है 500 रुपीज़। पिछले बैलेंस की तरह ये भी एक एक्सपेंसेस बैलेंस है, इसलिए हम इस बैलेंस को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस कॉलम में लीगल फीस लिखते हैं। उसके बाद इस लीगल फीस का बैलेंस अमाउंट 500 रुपीज़ को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने लीगल फीस से संबंधित बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। चलो अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट एंट्री क्या है। हमारा नेक्स्ट बैलेंस बिल्स रिसीवेबल से संबंधित है और इसका बैलेंस अमाउंट है 50,000 रुपीज़। जैसा कि आप जानते हैं बिल्स रिसीवेबल बिजनेस के लिए असेट्स हैं, इसलिए हम इस बैलेंस को बैलेंस शीट बनाते समय असेट साइड पर बताएंगे। अब हमारा नेक्स्ट बैलेंस बिल्डिंग से संबंधित है और इसका बैलेंस अमाउंट है 1,10,000 रुपीज़। जैसा कि आप जानते हैं बिल्डिंग एक असेट है और इसलिए हम इस बैलेंस को बैलेंस शीट में बताना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं हमने यहाँ पर पहले ही मार्क किया है कि इस बिल्डिंग असेट में कुछ एडजस्टमेंट है। चलो अब देखते हैं ये एडजस्टमेंट क्या है। यहाँ पर एडजस्टमेंट में ये दिया है कि बिल्डिंग पर 6% पर एनम डिप्रिसिएशन कंसिडर करना चाहिए, इसलिए चलो इस डिप्रिसिएशन अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग नाम का एक हेडर लिखते हैं ताकि ये पता चले कि आगे वाला कैलकुलेशन बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन से संबंधित है। अब बिल्डिंग का मूल्य है 1,10,000 रुपीज़। डिप्रिसिएशन जानने के लिए इस बिल्डिंग के मूल्य को हम मल्टीप्लाई करेंगे बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन रेट 6/100 से। 100 के दो जीरोस को 1,10,000 के दो जीरोस के लिए कैंसिल करते हैं। अब हम बचे हुए 1100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 6,600 रुपीज़। जैसा कि आप जानते हैं डिप्रिसिएशन एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और इस डिप्रिसिएशन को पोस्ट करने के लिए हमें डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। साथ ही साथ में क्योंकि ये डिप्रिसिएशन बिल्डिंग के मूल्य को कम कर रहा है, हमें बिल्डिंग अकाउंट को क्रिएट करना चाहिए। अब क्योंकि डिप्रिसिएशन एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताना चाहिए और क्योंकि ये डिप्रिसिएशन बिल्डिंग के बुक वैल्यू को कम कर देता है, हम बैलेंस शीट में इस डिप्रिसिएशन अमाउंट को बिल्डिंग असेट के बुक वैल्यू से घटाना चाहिए। तो चलो सबसे पहले डिप्रिसिएशन अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के एक्सपेंसेस कॉलम में डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग लिखते हैं। इस एक्सपेंस का बैलेंस अमाउंट है 6,600 रुपीज़। इसके साथ हमने डिप्रिसिएशन से संबंधित एंट्रीज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। हकीकतन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित सारे एंट्रीज को पोस्ट कर दिया है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा टोटल कैलकुलेट करने का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करने का। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस या लॉसेस या डेबिट साइड का टोटल है 54,689 रुपीज़। उसी तरह
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रेवेन्यूज और गेन्स या क्रेडिट साइड का टोटल है 11,500 रुपीज़। डेबिट साइड का टोटल जो कि 54,689 रुपीज़ से अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल 11,500 रुपीज़ को घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 43,189। और इसका मतलब यह है कि रेवेन्यूज़ के मुकाबले में एक्सपेंसेस ज़्यादा है, यानी कि इसका मतलब यह है कि बिजनेस को नेट लॉस हुआ है और हम इसे क्रेडिट साइड पर बताएंगे और हम इस नेट लॉस को बैलेंस शीट में कैरी करना चाहिए, लेकिन वो हम बैलेंस शीट बनाते समय करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड के रेवेन्यूज़ और गेन्स कॉलम में नेट लॉस लिखेंगे। उसके बाद हम इस नेट लॉस अमाउंट 43,189 को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं और जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है, हम इस नेट लॉस को बैलेंस शीट में कैरी करेंगे। अब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 54,689 रुपीज़। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 54,689 रुपीज़। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करने के बाद अब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट की टाइटल लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ मिसेस राहुल एंड सन्स एज ऑन मार्च 31, 2000 उसके बाद बैलेंस शीट के कुछ कॉलम्स बनाते हैं। बाएं तरफ के कॉलम्स होंगे लायबिलिटीज और अमाउंट इन रुपीस। उसी तरह दाएं तरफ के कॉलम्स होंगे एसेट्स और अमाउंट इन रुपीस। अब हम बैलेंस शीट में बताने वाली एक एक आइटम को कंसिडर करेंगे और आप ये बात ध्यान में रखें कि बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते समय ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि हम एसेट्स या लायबिलिटीज को उनके लिक्विडिटी के बढ़ते या घटते ऑर्डर में पोस्ट करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इन एसेट्स या लायबिलिटीज को ट्रायल बैलेंस या एडजस्टमेंट्स या कैलकुलेशंस में दिखते हुए ऑर्डर में पोस्ट करेंगे। इससे आपको इन पोस्टिंग्स को समझना आसान हो जाएगा। बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के बाद आप इस बैलेंस शीट के आइटम्स को उनके लिक्विडिटी के बढ़ते या घटते हुए ऑर्डर में पोस्टिंग कर सकते हैं। अब ट्रायल बैलेंसेस से बैलेंस शीट में जाने वाला फर्स्ट आइटम है कैपिटल, जिसका बैलेंस है 3 लाख रुपीज़। जैसा कि आप जानते हैं, हम बैलेंस शीट में कैपिटल को लायबिलिटीज़ के तरफ लिखते हैं, इसलिए सबसे पहले लायबिलिटीज़ कॉलम में कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कैपिटल अमाउंट 3 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखना होगा, जब भी हम कैपिटल को लिखते हैं हमें फ़ौरन और हमेशा ड्राइंग्स को भी देखना होगा। बैलेंस शीट में कैपिटल और ड्राइंग्स को एक साथ दिखाना है। तो जैसा कि आप ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं, बिजनेस ओनर ने बिजनेस से 32,000 रुपीज़ के बराबर के ड्राइंग्स निकाला है। चलो अब इस एंट्री को बैलेंस शीट में पोस्ट करते हैं। अब क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल को कम कर देते हैं, इसलिए हम लेस ड्राइंग्स लिखेंगे। उसके बाद ड्राइंग्स अमाउंट 32,000 रुपीज़ लिखेंगे। आप यहाँ ये समझ लीजिए कि हमें इस अमाउंट को कैपिटल अमाउंट से घटाना होगा। अब ड्राइंग्स के साथ एक और आइटम जिसे हम कैपिटल के साथ कंसिडर करना है वो है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अगर नेट प्रॉफिट है उसको कैपिटल को ऐड करना होगा, अगर नेट लॉस है तो उसे कैपिटल से घटाना चाहिए। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा है कि बिजनेस को 43,189 रुपीज़ का नेट लॉस हुआ है। ये नेट लॉस कैपिटल को घटाएगा, इसलिए कैपिटल के नीचे लिखते हैं लेस नेट लॉस। इसके बाद हम नेट लॉस अमाउंट 43,189 रुपीज़ को लिखते हैं। याद रखिए कि इस अमाउंट को कैपिटल से घटाना होगा। अब 3 लाख रुपीज़ के कैपिटल से अगर हम 32,000 रुपीज़ के ड्राइंग्स को घटाएंगे और 43,189 रुपीज़ नेट लॉस को भी घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 2,24,811 रुपीज़। यह है अकाउंटिंग पीरियड के अंत में बिजनेस ओनर का कैपिटल। चलो अब ट्रायल बैलेंस में दूसरे बैलेंस को लेते हैं। हमारा दूसरा बैलेंस है 82,000 रुपीज़ मूल्य के बराबर के सन्ड्री डेटर्स। और जैसे कि आप देख सकते हैं, सन्ड्री डेटर्स के साथ हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करना है, लेकिन सबसे पहले चलो सन्ड्री डेटर्स को बैलेंस शीट में पोस्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सन्ड्री डेटर्स बिजनेस के एसेट्स हैं, इसलिए हम इन सन्ड्री डेटर्स को बैलेंस शीट में एसेट साइड पर बताएंगे। सबसे पहले डेटर्स लिखते हैं, उसके बाद डेटर्स अमाउंट 82,000 रुपीज़ लिखते हैं।
अब डेटर्स को पोस्ट करने के बाद हमें डेटर्स से फर्दर बैड डेट्स घटाना है। आप इस बात को याद रखिएगा, जब भी हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं तो हमें डेटर्स के साथ कुछ स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट्स करना है। पहला एडजस्टमेंट फर्दर बैड डेट्स का है, क्योंकि फर्दर बैड डेट्स डेटर्स को घटाते हैं, हम लेस फर्दर बैड डेट्स लिखेंगे। इसके साथ यहाँ कुछ कंफ्यूज करने वाली बात एक है, हमें बैड डेट्स को डेटर्स से घटाना नहीं है, हमें सिर्फ फर्दर बैड डेट्स को घटाना है। ये इसलिए है कि ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस डेटर्स अमाउंट से बैड डेट्स को घटाने के बाद ही दिया जाता है। इस केस में यह है 82,000 रुपीज़, जो हमें बैड डेट्स को घटाने के बाद ही मिला है, इसलिए हमको बैड डेट्स फिर से घटाना नहीं है। वैसे भी ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। अब हमारे पास 1,000 रुपीज़ के मूल्य के बराबर के फर्दर बैड डेट्स है, इसलिए बैलेंस शीट में डेटर्स के नीचे 1,000 रुपीज़ के फर्दर बैड डेट्स का अमाउंट लिखेंगे। हमें ये 1,000 रुपीज़ डेटर अमाउंट से घटाना है। अब फर्दर बैड डेट्स के बाद डेटर्स में एडजस्ट होने वाला दूसरा एडजस्टमेंट है न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर एसेट को घटाता है, इसलिए हम लेस न्यू प्रोविजन लिखेंगे। जैसा कि हमें पहले ही कैलकुलेट किया है, हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 4,050 रुपीज़ के बराबर का, इसलिए ये 4,050 रुपीज़ का न्यू प्रोविजन अमाउंट बैलेंस शीट में लिखते हैं। हम इस 4,050 रुपीज़ को भी डेटर्स अमाउंट से घटाना है। इन दोनों एडजस्टमेंट्स के बाद अगला एडजस्टमेंट जो डेटर एसेट्स के लिए करना चाहिए वो है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जब आप डेटर्स को डिस्काउंट देते हैं तो डेटर से वसूल किए जाने वाले अमाउंट में कमी हो जाती है, इसलिए हम डेटर्स एसेट के नीचे लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स लिखेंगे। अब जैसा कि हमने पहले ही कैलकुलेट किया है, हमारा डिस्काउंट ऑन डेटर्स है 1,539 रुपीज़ के बराबर का, इसलिए हम डेटर्स के नीचे डिस्काउंट ऑन डेटर्स का अमाउंट 1,539 रुपीज़ लिखते हैं। ध्यान दें कि ये 1,539 रुपीज़ के बराबर का डिस्काउंट ऑन डेटर्स को भी डेटर्स अमाउंट से घटाना चाहिए। यहाँ एक और बात है जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें। यहाँ पर हमने न्यू प्रोविजन को डेटर्स अमाउंट से घटाया है। आपको इस बात को याद रखना होगा कि हम यहाँ ओल्ड प्रोविजन कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स के साथ कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं। इसलिए इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए जब भी आप डेटर्स को बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे, तब आप हमेशा फर्दर बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए चेक कीजिए, और अगर ये एंट्रीज अप्लीकेबल है तो इन्हें डेटर्स अमाउंट से घटाइए। आप इस बात को याद रखना होगा। अब डेटर्स अमाउंट 82,000 रुपीज़ से अगर हम फर्दर बैड डेट्स अमाउंट 1,000 रुपीज़, न्यू प्रोविजन अमाउंट 4,050 रुपीज़ और डिस्काउंट ऑन डेटर्स अमाउंट 1,539 रुपीज़ को घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 75,411 रुपीज़। इसके साथ हमने डेटर्स के साथ डेटर्स से संबंधित एडजस्टमेंट्स भी बैलेंस शीट के एसेट साइड पर पोस्ट कर दिया है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बैलेंस शीट में पोस्ट करने वाला नेक्स्ट बैलेंस है बिल्स पेएबल। जैसा कि आप जानते हैं, बिल्स पेएबल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर बताएंगे, और इस बिल्स पेएबल का बैलेंस अमाउंट है 22,000 रुपीज़। तो सबसे पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर बिल्स पेएबल लिखेंगे। उसके बाद बिल्स पेएबल अमाउंट 22,000 रुपीज़ अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। इसके साथ हमने बिल्स पेएबल से संबंधित एंट्री को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर पोस्ट कर दिया है। चलो अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट एंट्री क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट बैलेंस जिसे हम डील करना चाहिए वो लोन से संबंधित है, और इसका बैलेंस अमाउंट है 34,800 रुपीज़। एक और बात जान लीजिए कि ये लोन बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, और हमें इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड पर पोस्ट करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटीज कॉलम में लोन लिखते हैं। उसके बाद लोन अमाउंट 34,800 रुपीज़ को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने लोन से संबंधित एंट्रीज को बैलेंस शीट में पोस्ट कर दिया है। चलो अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट एंट्री क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट बैलेंस जिसे हम डील करना चाहिए वो है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। जैसा कि आप जानते हैं,
फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स बिजनेस के लिए एसेट्स है, इसलिए हम इस एंट्री को बैलेंस शीट के एसेट साइड पर पोस्ट करेंगे। एक और बात नोट कीजिए कि इन फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का बैलेंस अमाउंट 20,000 रुपीज़ है। इस जानकारी के साथ चलो बैलेंस शीट में इस एंट्री को पोस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट्स कॉलम में फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स लिखते हैं। इसके बाद इसका बैलेंस अमाउंट 20,000 रुपीज़ को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। मैं यहाँ एक बात का ख़ास तौर पर हाईलाइट करना चाहूँगा। ये फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स डिप्रिसिएबल एसेट्स है, इसलिए जब भी हम ऐसे एसेट्स को पोस्ट करते हैं तो हमें हमेशा डिप्रिसिएशन को कंसिडर या एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे इस प्रॉब्लम में डिप्रिसिएशन तो सिर्फ बिल्डिंग एसेट पर कंसिडर करना है, इसलिए हम इन फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स पर डिप्रिसिएशन कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब भी हम ऐसे एसेट्स को बैलेंस शीट में पोस्ट करते हैं तो हम हमेशा डिप्रिसिएशन के लिए देखना चाहिए। तो इसके साथ हमने फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स को बैलेंस शीट के एसेट साइड पर पोस्ट कर दिया है। चलो अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट एंट्री क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में बैलेंस शीट के लिए कंसिडर करने वाली नेक्स्ट एंट्री बिल्स रिसीवेबल से संबंधित है। और ध्यान देना कि इन बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट 50,000 रुपीज़ है। जैसा कि आप जानते हैं बिल्स रिसीवेबल बिजनेस के लिए एक एसेट है, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड पर पोस्ट करना है। इस जानकारी के साथ चलो अब इस एंट्री को बैलेंस शीट में पोस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट कॉलम में बिल्स रिसीवेबल लिखते हैं। फिर उसका अमाउंट 50,000 रुपीज़ को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने बिल्स रिसीवेबल एसेट को बैलेंस शीट के एसेट कॉलम में पोस्ट कर दिया है। चलो अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट एंट्री क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट एंट्री जिसे हम कंसिडर करेंगे वो है बिल्डिंग एसेट, जिसकी कीमत है 1,10,000 रुपीज़। एक और बात ध्यान दें कि हमने इस बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, इसलिए हम बिल्डिंग एसेट को बैलेंस शीट में पोस्ट करते समय इस डिप्रिसिएशन को भी कंसिडर करना चाहिए। इस जानकारी के साथ चलो अब इस एसेट को बैलेंस शीट के एसेट कॉलम में पोस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट कॉलम में बिल्डिंग लिखते हैं। उसके बाद बिल्डिंग अमाउंट 1,10,000 रुपीज़ लिखते हैं। अब जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, हमें बिल्डिंग के बुक वैल्यू से डिप्रिसिएशन अमाउंट को घटाना होगा, इसलिए बिल्डिंग के नीचे लेस डिप्रिसिएशन लिखते हैं। जैसा कि हमने पहले ही कैलकुलेट किया है बिल्डिंग एसेट पे डिप्रिसिएशन है 6,600 रुपीज़। हमें इस 6,600 रुपीज़ को बिल्डिंग एसेट के बुक वैल्यू से घटाना होगा। अब 1,10,000 रुपीज़ से 6,600 रुपीज़ को घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 1,03,400 रुपीज़। ये अमाउंट बिल्डिंग एसेट का करंट बुक वैल्यू है। इसके साथ हमने बिल्डिंग एसेट से संबंधित एंट्रीज को बैलेंस शीट में पोस्ट कर दिया है। चलो अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट एंट्री क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं अब ट्रायल बैलेंस में बैलेंस शीट में पोस्ट करने के लिए कोई और एंट्रीज बचे नहीं है, इसलिए चलो अब बैलेंस शीट में पोस्ट करने वाले एडजस्टमेंट से संबंधित एंट्रीज को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में पोस्ट करने वाली पहली एंट्री जो एडजस्टमेंट से संबंधित है वो है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस और इसका अमाउंट है 1,000 रुपीज़। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है एडवांस में मिला हुआ कमीशन बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर बताएंगे। इस जानकारी के साथ चलो अब इस एंट्री को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर पोस्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं एडवांस कमीशन। उसके बाद हम इस एडवांस कमीशन का अमाउंट 1,000 रुपीज़ को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने एडवांस कमीशन से संबंधित एंट्री को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर पोस्ट कर दिया है। अब बैलेंस शीट में पोस्ट करने वाली दूसरी एंट्री क्या है देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में पोस्ट करने वाली हमारी नेक्स्ट एंट्री है अक्रूड रेंट और इसका बैलेंस अमाउंट है 2,000 रुपीज़। ध्यान रखना कि ये देने वाला रेंट नहीं, ये आने वाला रेंट है, इसलिए ये बिजनेस के लिए एक एसेट है, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पर पोस्ट करेंगे। इस जानकारी के साथ चलो अब इस एसेट को बैलेंस शीट में एसेट साइड पर पोस्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट कॉलम में रेंट रिसीवेबल लिखेंगे। उसके बाद इस एसेट का अमाउंट 2,000 रुपीज़ को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं।
इसके साथ हमने रेंट रिसीवेबल एसेट से संबंधित पोस्टिंग को बैलेंस शीट के एसेट साइड पर पोस्ट कर दिया है। अब बैलेंस शीट में पोस्ट करने वाली दूसरी एंट्री क्या है देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पहले ही मार्क किया है कि बैलेंस शीट में पोस्ट करने वाली नेक्स्ट एंट्री आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी और इसका अमाउंट है 1000 रुपीज़। ध्यान दें कि आउटस्टैंडिंग सैलरी वो सैलरी है जो अभी तक एम्प्लॉइज़ को नहीं दी गई है, इसलिए ये बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है और इसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर पोस्ट करेंगे। इस जानकारी के साथ चलो अब इस एंट्री को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर पोस्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटीज कॉलम में आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखते हैं और उसके बाद इसका अमाउंट 1000 रुपीज़ अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी नामक लायबिलिटी से संबंधित पोस्टिंग को बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड पे पोस्ट कर दिया है। अब बैलेंस शीट में पोस्ट करने वाली दूसरी एंट्री क्या है देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने पहले ही मार्क किया है कि बैलेंस शीट में पोस्ट करने वाली नेक्स्ट एंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस है और इसका अमाउंट है 800 रुपीज़। ध्यान दें कि प्रीपेड इंश्योरेंस या एडवांस में पे किया गया इंश्योरेंस बिजनेस के लिए एक एसेट है, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड पर दिखाएंगे। इस जानकारी के साथ चलो अब इस प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री बैलेंस शीट के एसेट साइड पर पोस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट कॉलम में हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। उसके बाद इसका अमाउंट 800 रुपीज़ को अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। इसके साथ हमने प्रीपेड इंश्योरेंस नाम के एसेट को बैलेंस शीट के एसेट साइड पर पोस्ट करने का काम पूरा कर दिया है। अब बैलेंस शीट में पोस्ट करने वाली दूसरी एंट्री क्या है देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, डेटर से संबंधित सारे एडजस्टमेंट्स को हमने बैलेंस शीट में डेटर्स को पोस्ट करते समय पहले ही पोस्ट कर दिया है। अब सिर्फ एक ही एंट्री बची हुई है और वो है क्लोजिंग स्टॉक और इसका बुक वैल्यू है 32,000 रुपीज़। जैसा कि आप जानते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस के लिए एक एसेट है। इस जानकारी के साथ चलो हम इस एंट्री को बैलेंस शीट के एसेट साइड पर पोस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक और उसके बाद इसका अमाउंट 32,000 रुपीज़ को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने क्लोजिंग स्टॉक से संबंधित पोस्टिंग को बैलेंस शीट में पोस्ट कर दिया है। ट्रायल बैलेंस में दिए गए बैलेंसेस को एनालाइज करते समय हमने कुछ एंट्रीज को सर्किल से मार्क किया है ताकि ये समझ आए कि इन एंट्रीज को बैलेंस शीट में डालना है। अब देखें तो सारे एंट्रीज बैलेंस शीट में डाल दी गई है और बैलेंस शीट में डालने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। तो अब समय है बैलेंस शीट में टोटल निकालने का। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड का टोटल है 2,83,611 रुपीज़। उसी तरह बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल है 2,83,611 रुपीज़। तो बैलेंस शीट अब बैलेंस हो गया है। इसके साथ ही हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत में आ गए हैं। आप इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए eduksit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।